इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एमए थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए, जिनका भी सब्जेक्ट ज्योग्राफी है उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज के इस प्रश्न में देखेंगे कि समुद्र जो है भविष्य हेतु संसाधन के भंडार है, इसे आप कहाँ तक सहमत हैं। ठीक है, या अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि महासागर भविष्य के लिए संसाधनों के भंडार कक्ष है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो आज के इस वीडियो में इसी प्रश्न का हम आंसर देखेंगे। तो अभी तक मेरे चैनल से जुड़े नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाए इस तरह के वीडियो देखने के लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि ये थर्ड सेमेस्टर वालों का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, तो आप जितना जल्द हो सके आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और वो क्वेश्चन देखिए जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे महासागर भविष्य के संसाधनों के भंडार। इसमें पहला हेडिंग है कि महासागर और खाद्य सामग्री। ठीक है, महासागर जो भविष्य के संसाधन के भंडार तो है, लेकिन अलग अलग तरीके से। तो वही हेडिंग वाइज हम देखेंगे। सबसे पहले आता है कि महासागर और फिर जो खाद्य सामग्री है। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है कि कृषि उत्पादों के बाद मानव के लिए दूसरा सबसे बड़ा भोजन का स्रोत समुद्र में पाए जाने वाली जो मछलियां हैं वो अन्य समुद्री जीव हैं, जिन्हें समुद्री भोजन के लिए बड़े पैमाने पर पकड़ा जाता है। भोजन में पोषण के लिए सभी जरूरी तत्व जैसे कि प्रोटीन, वसा, खनिज तथा विटामिन समुद्री भोजन के सेवन से प्राप्त होता है। संसार में कुल भोजन का मात्र 10% वर्तमान समय में महासागरों से प्राप्त होता है। तीव्र गति से यानी कि तेजी से बढ़ती हुई विश्व की जनसंख्या के लिए स्थलीय संसाधनों के विस्तार की अधिक गुंजाइश नहीं है। अधिवासों के विस्तार के कारण कृषि योग्य भूमि सिमटता जा रहा है। ये तो आपको भली पता है कि जनसंख्या की वजह से भूमि जो हमारा खेती जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे धीरे धीरे जो पेड़ पौधे भी अगर हैं तो वहाँ काट के घर बनते जा रहे हैं। कारण यही है कि जनसंख्या बढ़ने की वजह से तो ऐसे जो है स्थल जो भाग है हमारा वो धीरे धीरे क्या हो रही है, सिमट रही है सभी घरों के लिए और कारखानों के लिए, इन सब के लिए। ठीक है, तो वही चीज़ें कह रहा है कि सिमटता जा रहा है। विभिन्न वैज्ञानिकों उपायों के उपरांत भी भविष्य में आवश्यकता के अनुसार खाद्य उत्पादन संभव नहीं होगा। अतः महासागरीय जैव संपदा पर निर्भरता बढ़कर या बढ़ाकर ही विश्व जनसंख्या का पेट भरा जा सकेगा। ये तो हो गया महासागर और खाद्य सामग्री के बारे में। तो आपने जाना कि कैसे किस तरीके से समुद्र से जो भी जीव हैं उसमें मछलियां हैं, इनसे भी क्या होता है कि मनुष्य जो खाते हैं, काफ़ी बहुत बड़ा व्यवसाय भी है मछली पालन। तो बहुत लोगों का ऐसे घर भी चलता है और ये खाद्य सामग्री में काफ़ी उपयोगी भी है। तो कैसे हमने जाना कि महासागर और खाद्य सामग्री जिसमें कि मछली जो है कि काफ़ी बहुत बड़ी व्यवसाय है। इससे बहुत लोग मुनाफा भी होता है, कभी नुकसान भी होता है। तो इस तरीके से महासागर और खाद्य सामग्री हो गए। ठीक है, चलिए दूसरा हेडिंग है हमारा महासागर और खनिज पदार्थ। ठीक है, देखिए औद्योगिक क्रांति के बाद खनिजों के अत्यधिक दोहन के कारण स्थल पर विभिन्न खनिजों के भंडार समाप्त होते जा रहे हैं। उत्खनन में स्वचालित मशीनें, जो स्वयं से जो मशीनें चलती हैं, उसके प्रयोग से खनिज निष्कासन की दर में वृद्धि हुई है। वर्तमान समय में विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में लगभग 10 अरब टन विभिन्न धातुओं के अयस्क तथा ईंधन का उपयोग होता है। वर्ल्ड वाच की 1999 की वार्षिक रिपोर्ट में अगले 5 दशक में विश्व के जो है कि ज्ञात है कि मतलब पेट्रोलियम जो भंडार है वो अनेक खनिज जो है वो सब क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और ये आशंका व्यक्त की गई है। इस प्रकार आने वाली जो पीढ़ियों के लिए महासागर में विभिन्न खनिजों की आपूर्ति के स्रोत होंगे। ठीक है, अच्छा तीसरा जो कह रहा है कि महासागर शक्ति के स्रोत। महासागर में शक्ति के भी स्रोत है। चलिए देखते हैं समुद्र से महासागर से क्या शक्ति मिलती है, क्या है शक्ति के स्रोत। आज धरातल पर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत या भंडार समाप्ति की ओर अग्रसर है। ठीक है, तो ऊर्जा संकट से निपटने के लिए ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विकास किया जा रहा है। महासागर ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के अच्छे या अच्छा कह लीजिए स्रोत है। विश्व के ऊर्जा संकट का समाधान महासागरों में है। आज विश्व का लगभग 40% खनिज तेल महासागरीय तली से मिलता है। ठीक है, उसके महासागर के तली से सोचिए कितना मुश्किल होगा वहाँ से निकालना।
फिर भी इंसान निकाल ही लेगा। ठीक है, खनिज तेल उत्तरी सागर, फारस की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, कैलिफोर्निया तट, ऑस्ट्रेलिया तट, बॉम्बे हाईवे आदि अपतटीय समुद्रों से निकाला जाता है। महाद्वीपीय निमग्न तट पर पाए जाने वाले तेल युक्त अवसादी शैल में अनुमानतः 40,000 करोड़ बैरल निकालने जाने योग्य खनिज तेल उपलब्ध है। महासागरों में खनिज तेल के साथ ही प्राकृतिक गैस के भी विशाल भंडार हैं। अनेक समुद्री क्षेत्रों में कोयले के भंडार भी पाए जाते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के पूर्व में उत्तरी सागर की तली में कोयले के भंडार पाए गए हैं। इसी तरह से चौथा है कि महासागर पेयजल के स्रोत। ठीक है, हम फिर से भी लास्ट में रिवाइज करेंगे। चलिए, तो चौथा हेडिंग क्या है? महासागर पेयजल के स्रोत। देखिए, बढ़ती जनसंख्या की मूलभूत आवश्यकताओं में पेयजल प्रमुख है। विश्व के विभिन्न भागों में गहराते जो कि पेयजल संकट का समाधान महासागरीय जल है। यद्यपि अत्यधिक खारा होने के कारण महासागरों के जल का इस्तेमाल अब तक पेयजल हेतु अधिक नहीं हो पाया, लेकिन अब वैज्ञानिक तरीकों से समुद्रों की जो पानी है, जो उसका खारापन निकाल करके पानी को शुद्ध करके पिया जा रहा है या और चीज़ों में काम किया जा रहा है, तो पानी को शुद्ध किया जा रहा है। सोलर स्टेल्स रिसर्च, ऑस्मोसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस तकनीकों से सागरीय जल का पेयजल के रूप में बदला जाता है। विभिन्न देशों में समुद्री तटों पर विलवीकरण संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिनसे कि उद्योगों नगरों में पेयजल की आपूर्ति हो रही है। गुजरात में भी भावनगर में भी एक विशाल विलवणीकरण संयंत्र स्थापित किया गया है। इस प्रकार भविष्य में जल संकट से जूझते राष्ट्रों को समुद्रों से जल पूर्ति होगी, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारे पृथ्वी पर जो पीने योग्य जो पानी है वो लगभग 3% ही है। ठीक है, तो इस तरीके से समुद्र में काफ़ी पानी होता है, लेकिन सभी पानी जो है कि उपयोगी नहीं होता है, लेकिन इसमें मानव जो उसको उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पांचवा है कि अन्य। देखिए, इसमें वैज्ञानिकों ने प्रयोगशालाओं में समुद्री वनस्पतियों एवं प्राणियों में से विभिन्न औषधियों वो रासायनिक यौगिक जो खोज के निकाले हैं, जिसका उपयोग विभिन्न रोगों के उपचार में किया जाता है। महासागरों से अनेक अपरोक्ष लाभ भी हैं। महासागर हमारे जलवायु को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। ये परिवहन तथा व्यापार के प्रमुख मार्ग भी है। प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त इन यातायातों मार्गों के रख रखाव पर खर्च नहीं होता। विश्व की भू राजनीति में महासागर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यटन की दृष्टि से भी समुद्रों का महत्व बढ़ता जा रहा है। समुद्रों के अध्ययन से मौसम की सही भविष्यवाणी करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार से महासागरों का प्राकृतिक, आर्थिक व सामरिक महत्व अत्यधिक है। ठीक है, तो चलिए फिर से एक बार डिवीजन करते हैं। यानी कि महासागर भविष्य के संसाधनों के भंडार, ये तो हमारा हेडिंग हो गया। और इसमें जो महासागर और जो खाद्य सामग्री, मतलब महासागर से जितने भी मानव के लिए खाने के लिए जो भी चीज़ हो, जैसे कि मछली हो गया, छोटे छोटे जीव हो गया, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि इसमें आ जाएगा महासागर और खाद्य सामग्री, उसकी भी देख रेख की और उसको बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे कि मछली पालन है, तो काफ़ी जगहों पे अच्छे से मछली पालन व्यवसाय होता है। तो इस तरीके से ये हो गया। दूसरा है कि महासागर और खनिज पदार्थ। जो महासागरों में जो खनिज पदार्थ जो है, जो उत्खनन से प्राप्त होते हैं, मशीनों से प्राप्त होते हैं, तो उसमें क्या हो, बहुत सारे ऐसे मशीनरी लगा करके और पेट्रोल जो है कि निकाला जाता है। पेट्रोलियम शोध कारखाना भी उसके लिए बनाए जाते हैं। तो महासागर, सही बात है कि भविष्य के लिए संसाधन के भंडार है। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा है कि महासागरीय जो है शक्ति के स्रोत। महासागर स्रोत में जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ऊर्जा, ये सभी क्या हो जाएंगे कि एक सीमित तक है। ये कभी ना कभी आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा। जिस तरीके से इसका यूज इतना ज़्यादा इस समय में हो रहा है कि आने वाले समय में ये पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें महासागर का क्या रोल है कि महासागर से शक्ति प्राप्त होंगी कैसे? जैसे कि आपने देखा होगा, पानी बांध डैम बना करके विद्युत जो है कि उत्पन्न होता है, डैम वगैरह बना करके। जैसे आप मिर्ज़ापुर में है ये रिहंद बांध है, तो वहाँ पे जो हिंडाल्को कंपनी है, तो उससे जितना भी सप्लाई होता है विद्युत का, सब उसी बांध से होता है, डैम से होता है। तो आने वाले समय में काफ़ी सब इसी पे निर्भर हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरा भी हो गया, शक्ति के स्रोत। उसके बाद चौथा है कि महासागर पेयजल के स्रोत। तो जैसे कि हमने बताया कि पानी जो है कि 3% ही पीने वाला है, और बाकी पानी का यूज़ कितना ज़्यादा होता है हमारे दिनचर्या में, आपको भी पता है। तो समुद्र की जो पानी है, जो कि खारा पानी है, तो इसको शुद्ध करके
जो खारापन है इसमें समुद्र के पानी में, उसको निकाल कर के पानी यूज़ करने के लिए इसमें भी मानव अग्रसित है। पाँचवा है कि अन्य वैज्ञानिकों ने प्रयोगशालाओं में समुद्री वनस्पतियों प्राणियों से विभिन्न औषधियाँ और रासायनिक यौगिक खोज निकालते हैं। आपने देखा होगा कि समुद्र में जो गोताखोर हैं वो अंदर जाते हैं और कुछ ना कुछ समुद्रों में ढूंढते रहते हैं और उन्हें मिलता भी है कुछ, तो उससे वो अध्ययन करते हैं कि कौन सी चीज़ें कितनी पुरानी है, क्या उपयोग में लाया जा सकता है। समुद्रों में था जानकारी, मतलब उसमें है, अभी पूरी तरीके से जानकारी किसी को भी नहीं प्राप्त है, लेकिन इस पे जो है कि लगातार अध्ययन होता रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।